नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चंद्रमोहन वर्मा आपका जीव विज्ञान विषय अध्यापक और आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के अध्याय 12 जिसका नाम है पादपों में श्वसन। और इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं इसके भाग 1 की, और जिसमें हम जानेंगे बच्चों श्वसन की सामान्य जानकारी के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं बच्चों श्वसन की सामान्य जानकारी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपके मन में यह क्वेश्चन आता होगा कि हमें श्वसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने जाना था किसके बारे में, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या हुआ था बच्चों, उस दौरान जो है भोजन का निर्माण हुआ था। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और साथ ही क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पादप ने क्या कर लिया, भोजन का संश्लेषण कर लिया। अब उस भोजन की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों, तो आप बताओगे कि भाई उस भोजन की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। ठीक है, तो क्या भोजन खाते ही हमें ऊर्जा मिल जाती है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है फिर, ऊर्जा कैसे मिलती है उस भोजन से? तो जो भी कुछ आप खाते हैं बच्चों, वो अंत में जाकर कहां मिलता है, वो रक्त के अंदर चला जाता है। ठीक है, और रक्त में भी श्वसन जो अपन करते हैं उसके द्वारा ऑक्सीजन जो ग्रहण की जाती है बच्चों, वो भी कहां चली जाती है, रक्त के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस भोज्य पदार्थ का बच्चों क्या होता है, दहन होता है या ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और उस ऑक्सीकरण के द्वारा ही बच्चों क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उस ऊर्जा को उपयोग हम विभिन्न कार्य करने में जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है श्वसन किस काम आता है बच्चों, ऊर्जा को मुक्त करने में। ठीक है, भोजन से ऊर्जा को मुक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये ऑक्सीजन शरीर में कहां पहुंचती, कैसे पहुंचती है बच्चों, श्वसन के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, तो हम इस अध्याय के अंदर श्वसन के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो श्वसन के सामान्य जानकारी के बारे में बात करते हैं बच्चों। चाहे पौधा हो, चाहे सूक्ष्म जीव या फिर जंतु, अपनी दैनिक जीवन जैविक क्रियाओं जैसे कि अवशोषण हो गया, ठीक है, परिवहन हो गया बच्चों, ठीक है, अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन आदि करने के लिए उनको क्या होती है बच्चों, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवधारियों में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हरे पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से संचित सौर ऊर्जा होती है। ठीक है, मतलब चाहे बच्चों कोई सा भी जीव हो, चाहे वो पादप हो, कोई जंतु हो या फिर कोई सूक्ष्म जीव हो, सबको हमें पता है कि दैनिक जीवन में आने वाले कार्य जैसे अवशोषण हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया बच्चों, या फिर प्रजनन हो गया, इन सभी कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कैसे मिलती है बच्चों, पादपों में सबसे पहले क्या होता है, सौर ऊर्जा का उपयोग करके वो उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं, उससे भोजन का निर्माण करते हैं बच्चों, और उस भोजन से ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए प्रकाश संश्लेषण में निर्मित खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की पूर्ति कैसे होती है बच्चों, श्वसन क्रिया से होती है। ठीक है, तो इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बच्चों किसका निर्माण हुआ, भोजन का निर्माण हुआ। अब इस भोजन को बच्चों इसके ऑक्सीकरण की जरूरत है, और ये ऑक्सीकरण किस क्रिया द्वारा होता है बच्चों, श्वसन की क्रिया द्वारा ही होता है। ठीक है, आगे बात करें बच्चों श्वसन के बारे में, तो श्वसन प्रक्रिया एक खाद्य पदार्थ से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक जो है संबद्धता होती है। ठीक है, मतलब श्वसन प्रक्रिया और एक खाद्य पदार्थ से ऊर्जा किस प्रकार निकलती है बच्चों, ये दोनों प्रक्रियाएं आपस में क्या है बच्चों, संबद्ध है, जुड़ी हुई है। जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा वृहत अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब हमें जो दैनिक दिनचर्या के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों, वो कुछ कुछ पदार्थ कहूंगा मैं उनको, तो कुछ पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, और इन पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए खाद्य पदार्थ क्या है, तो ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त हो, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं बच्चों, खाद्य पदार्थ कहते हैं, फूड कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, खाद्य पदार्थ कहा जाता है। केवल हरे पौधे और नील हरित शैवाल या नील हरित जीवाणु भी कह सकते हैं अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे कहना चाह रहा है ये कि हरे पौधे और साथ ही जो नील हरित शैवाल होते हैं बच्चों, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, वो स्वयं का भोजन खुद बना सकते हैं, अर्थात स्वयंपोषी होते हैं। और उनके अलावा जो बाकी जीव है वो कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च आदि के रूप में संचित किया जाता है। ठीक है,
मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो कि हम पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय के अंदर, तो उसमें क्या होता है बच्चों, प्रकाशीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा का उपयोग करके उसको जो है रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और उससे ग्लूकोज, सुक्रोज आदि बनते हैं जो आगे जाकर के स्टार्च या मंड के रूप में जो है उस पादप के अंदर क्या रहते हैं बच्चों, संचित रहते हैं। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, नोट करने वाली बात देखिए यहां पे क्या है कि सभी हरे पादपों में सभी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप सोचते हैं कि भाई पादप है कोई, तो पादप में तो पूरे के पूरे भागों में प्रकाश संश्लेषण होता होगा, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। पादप के जैसे हरे भाग जो होते हैं, केवल हरे भाग, चाहे वो तना हो चाहे वो पत्ती हो बच्चों, तो उन हरे भागों में ही क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है। ठीक है, और उन हरे भागों में ही क्या होगा बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक वही है, तो सीधी सी बात है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण भी उन हरे भागों में ही होगा। ठीक है, तो आपके मन में एक और क्वेश्चन आता होगा तो कि भाई बाकी भागों में क्या होता है, फिर जो हरे नहीं है या अहरित भाग जो होते हैं पादप के, उनमें क्या होता है। ठीक है, तो उनमें बच्चों सामान्य तरीके से जो खाद्य पदार्थ बनते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा जिस भी भाग में बने हैं, तो वो परिवहन के द्वारा उन भागों तक पहुंचते हैं और वहां फिर उनका श्वसन के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और उनसे ऊर्जा की प्राप्ति का उपयोग जो है वो अपने कार्यों में करते हैं। ठीक है, तो आहरित भागों में श्वसन द्वारा ही ऊर्जा की पूर्ति वहां पर की जाती है। ठीक है, तो हरे पादपों में सॉरी बच्चों, हरे पादपों में भी सभी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। वे कोशिकाएं जिनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है वे ही प्रकाश संश्लेषण करने में क्या होते हैं बच्चों, सक्षम होते हैं। ठीक है, पादप के ऐसे भाग जहां पे क्या होता है, केवल क्लोरोप्लास्ट होता है, उन्हीं भागों में क्या होता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, हरे पादपों में सभी अंग, ऊतक व कोशिकाएं हरी नहीं होती और हमें पता है बच्चों कि पादप के सारे भाग हरे नहीं होते। जैसे तना आप देखोगे तो वो काष्ठीय जब हो जाता है तो वो भूरे रंग का हो जाता है, तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, इनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो वहां पर वह ऊर्जा की पूर्ति कैसे करेंगे बच्चों, तो वहां पर खाद्य पदार्थ परिवहन होगा और उसका ऑक्सीकरण होगा, तब जाकर वहां पर ऊर्जा की क्या होगी बच्चों, पूर्ति होगी। अतः खाद्य पदार्थों का आहरित भागों में परिवहन होता है। ठीक है, मतलब आहरित भाग जो होते हैं या हरे भाग नहीं होते जो पादप के, वहां पे भोजन का परिवहन होता है, वहां भोजन पहुंचाया जाता है और श्वसन के द्वारा बच्चों उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उससे ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे कुछ पादप के आहरित भाग दिए हुए हैं, जैसे ब्लड जो है बच्चों यहाँ पर दिख रहा होगा, भूरे कलर का यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये भूरा भाग है या आहरित भाग जो है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये भूरा भाग है या आहरित भाग जो है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लो हरे भाग में क्या बना, यहाँ पे भोजन का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे परिवहन होगा इन भूरे भागों के अंदर और वहां पे फिर उनका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इनका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण के द्वारा बच्चों इनसे क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, ऑक्सीकरण के द्वारा यहां पर क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी और इस ऊर्जा का उपयोग ये अपने जो भी कार्य होते हैं उनको करने में करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहां पर उत्तक दिए हुए हैं, जैसे कि हरित भाग दिया हुआ है और अहरित भाग दोनों इस उत्तक के अंदर यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर हरित भाग जो होता है वहां पे तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, वहां पे जो भोज्य पदार्थ बनेगा बच्चों वो हरित भाग से कहां पहुंचता है, आहरित भाग में पहुंचता है, वहां पे उन खाद्य पदार्थों को क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा और उससे फिर वहां पर ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और उस ऊर्जा का उपयोग बच्चों वो अपने कार्य करने के अंदर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, प्राणी कैसे होते हैं, परपोषित होते हैं। ठीक है, प्राणी विषमपोषी या परपोषी प्रकार के होते हैं, वो पादपों से प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो है अपने भोजन की आवश्यकता की क्या करते हैं बच्चों, पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो प्राणी परपोषी होते हैं और अपना भोजन परोक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से या तो पादपों से प्राप्त करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से अगर करते हैं, पादपों को सीधे खाते हैं, तो बच्चों उनको क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, अथवा अपरोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे तो उनको क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, मृत जीवी जैसे कि कवक हो गया, मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन की पूर्ति करते हैं। ठीक है, कवक जो हो गए बच्चों, फंजाई जो होती है वो क्या करते हैं, मृत सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उनको ग्रहण करती है और उनसे अपनी भोजन की आवश्यकता की क्या करती है बच्चों, पूर्ति करती है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन में कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से, ठीक है, मतलब कोशिकीय श्वसन के अंदर क्या होता है बच्चों, खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, वो टूटते हैं और इनसे निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी का संश्लेषण सम्मिलित होता है। ठीक है,
मतलब देखिए यहाँ पे कोशिकीय श्वसन में दो चीजें सम्मिलित है। एक तो यहाँ पर पूरी क्रियाविधि कि किस प्रकार से जो है वहां पे ऊर्जा जो है मुक्त हो रही है, और दूसरी इसलिए ऊर्जा मुक्त हुई, ऊर्जा मुक्त जो हुई है बच्चों, इसका आगे क्या होगा, एटीपी में संश्लेषण होगा। क्या होगा बच्चों, एटीपी में संश्लेषण होगा। और ये दोनों प्रक्रियाएं बच्चों किसके अंदर सम्मिलित होती है, ये आती है अपने कोशिकीय श्वसन के अंदर। ठीक है, तो कोशिकीय श्वसन में क्या होगा बच्चों, एक तो जो कोशिकीय श्वसन में कोशिका से खाद्य पदार्थों से किस प्रकार से ऊर्जा निकलती है उसकी पूरी क्रियाविधि आएगी, और आगे उससे एटीपी का संश्लेषण किस प्रकार होता है, ये दोनों चीजें इनके अंदर आती है कोशिकीय श्वसन में। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में समझाया हुआ है, पूरा प्रकाश संश्लेषण भी समझाया हुआ है और साथ में श्वसन भी समझाया हुआ है। ठीक है, देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही जल के अणु मिलने से क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और यहां पर क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, भोजन का निर्माण होता है। किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, अब ये ग्लूकोज यहां पर आ गई। ठीक है, ये कहां हुई बच्चों प्रक्रिया, ये हुई अपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भोजन या फिर ग्लूकोज का निर्माण हो गया। आगे क्या होगा बच्चों, श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन जो है ग्रहण की जाएगी, और ये जो ऑक्सीजन होती है बच्चों, इस खाद्य पदार्थ के साथ क्रिया करके क्या बना देगी, ये क्रिया कहां होगी, आगे की श्वसन क्रिया ये होती है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में या सूर्य की उपस्थिति में CO2 और साथ ही जल के अणु के जुड़ने से क्या बनता है, सबसे पहले यहां पर भोजन का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण हो गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट में जो भोजन बना है बच्चों, ये आगे दूसरे कोशिकांगों में जाएगा, जैसे कि मान लो ये कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। ठीक है, अब श्वसन जो द्वारा जो ऑक्सीजन आएगी वो भी कहां आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, और उस माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होगा बच्चों, इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकीय श्वसन होगा, और इस भोज्य पदार्थ का या ग्लूकोज का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और इस ऑक्सीकरण के द्वारा बच्चों यहां पर एटीपी मुक्त होंगे या फिर ऊर्जा मुक्त होगी, जिसका आगे एटीपी में क्या हो जाएगा बच्चों, संश्लेषण हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं, और इसके द्वारा जो है CO2 गैस वापस मुक्त हो जाएगी, और यह प्रक्रिया बच्चों निरंतर चलती रहती है पादपों के अंदर। ठीक है, तो पादपों में दिन के समय क्या होता है बच्चों, CO2 और साथ ही जो जल होता है बच्चों, उसका अणु वहां पर यूज में लिया जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में उससे क्या बना लिया जाता है बच्चों, भोजन बना लिया जाता है। अब ये भोजन जो है आगे दूसरे कोशिकांगों जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, वहां पे ऑक्सीजन भी पहुंचती है श्वसन के द्वारा, और श्वसन या ऑक्सीजन की उपस्थिति में बच्चों वहां पर क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, अर्थात उस खाद्य पदार्थ का उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और इससे CO2 मुक्त होगी, और ये CO2 जल के साथ क्रिया करके वापस से भोजन का निर्माण करती है। तो ये प्रक्रिया बच्चों निरंतर चलती रहती है दिन के अंदर, किसमें, पादपों के अंदर बच्चों। ठीक है, आगे बात करें श्वसन के बारे में, तो यद्यपि प्रकाश संश्लेषण हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, कहां होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, तो वो होता है बच्चों अपने हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट में, परंतु ऊर्जा प्राप्ति हेतु अणुओं का विघटन कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं कि भाई बताओ कोशिकीय श्वसन कहां होता है, तो वो एक तो कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि कोशिका एक क्या है, कोशिकांग के कोशिका के अंदर पाया जाता है, और साथ ही कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो ये दोनों जगह पर यहां पर कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया देखी जाती है, एक तो अपने कहां पे, कोशिका द्रव्य में, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, तो वो होता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक के अंदर। ठीक है, तो दो अलग अलग कोशिकांग है बच्चों, ध्यान रखना है, और ये ऐसा बच्चों कहां होता है, केवल यूकेरियोटिक या ससीम केंद्र की कोशिकाओं में ऐसा देखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, कोशिकाओं में जटिल अणुओं के CC या कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोशिकाओं में क्या होता है बच्चों, ये जटिल अणु जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन आपस में बंध पाए जाते हैं, तो उनका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है, और वो बंध जो है बच्चों टूट जाते हैं, और इन बंधों के टूटने से ऊर्जा का मुक्त होना बच्चों क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज का अणु है या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, उसमें कार्बन कार्बन आबंध जो होते हैं वो टूट जाते हैं, और इन बंधों के टूटने से बच्चों ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं अपन, श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उपरोक्त प्रक्रिया में जिस यौगिक या खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं अपन, श्वसनीय क्रियाधार या फिर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग श्वसन में
किया जाता है या जिनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है बच्चों, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, या ऐसे खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं, श्वसनीय क्रियाधार या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, और मुख्यतः अगर बात करें अपन, मुख्यतः इस श्वसनीय क्रियाधार के रूप में बच्चों कार्बोहाइड्रेट प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, कौन से, सबसे मेन तो कौन से अपने कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा यूज में कौन लिए जाते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट यूज में लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा कौन यूज लिए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट यूज में लिए जाते हैं। लेकिन अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट ना हो तो वहां पे क्या हो सकता है, प्रोटीन या वसा का भी यूज वहां पर लिया जा सकता है। ठीक है, तो प्राय कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा और कार्बनिक अम्ल भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में जो है प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली क्या यूज होता है बच्चों, मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट के विघटन से ही क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चों वहां पर अनुपस्थित है तो फिर उसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन या वसा से भी क्या हो सकती है, ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान, ठीक है, कोशिका में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है खाद्य पदार्थ का, और इस ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती है। आप सोचते हैं कि भाई ग्लूकोज गया सीधा, वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वहां पे वो टूटा और उससे क्या हो गई, ऊर्जा मुक्त हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल इतना आसान नहीं होता बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे चरण होते हैं और उन चरणों के द्वारा फिर ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ठीक है, तो एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी प्रक्रिया होती है ये, और इन अभिक्रियाओं के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। यह रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है, और ये जो ऊर्जा मुक्त हुई है बच्चों, इससे आगे जो है क्या बनाया जाता है, एटीपी बनाया जाता है, और एटीपी का संश्लेषण इस ऊर्जा से किया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में वसा तथा वसा के भी उपयोग आ जाने पर प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित है तो वहां पर फिर वसा यूज में होगी, और वसा का भी अगर पूरा उपयोग कर लिया जाए तो फिर उसके बाद में जो है प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन का श्वसन आधार के रूप में उपयोग, तो इस प्रकार का श्वसन क्या कहलाएगा बच्चों, प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन कहलाएगा। अगर श्वसनीय क्रियाधार के रूप में, वैसे तो किसका यूज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन मान लो कि श्वसनीय क्रियाधार के रूप में, किसके रूप में बच्चों, श्वसनीय क्रियाधार के रूप में किसका यूज में लिया जाए, श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रोटीन का उपयोग किया जाए। किसका उपयोग किया जाए बच्चों, प्रोटीन का उपयोग किया जाए, तो इस प्रकार के श्वसन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इस प्रकार के श्वसन को प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि यदि श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रोटीन का उपयोग किया जाए तो ऐसे श्वसन को हम प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, श्वसन के दौरान ऑक्सीकरण से एक साथ ऊर्जा मुक्त नहीं होती। जैसे हमने बात की, ये क्या होती है, कई सारे चरण होते हैं बच्चों, और उन चरणों के द्वारा फिर ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ऊर्जा एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं से एटीपी के रूप में मुक्त होती है। एटीपी की, ठीक है, अब एटीपी से बन गया। ठीक है, ऊर्जा मुक्त जो हुई बच्चों, ये चरणबद्ध बहुत सारी प्रक्रियाओं से ऊर्जा मुक्त हुई, और इस ऊर्जा से क्या बना लिया जाता है, एटीपी बना लिया जाता है। ठीक है, अब जिस भाग में जरूरत होती है ऊर्जा की, वो एटीपी उस भाग में चले जाते हैं, वो एटीपी टूटते हैं वहां पे, और उससे फिर क्या हो जाती है, ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और उस ऊर्जा का उपयोग उस कार्य को करने में फिर कर लिया जाता है। ठीक है, देखिए, ऊर्जा एटीपी की जब भी आवश्यकता पड़ती है तो एटीपी टूटकर ऊर्जा प्रदान करने में क्या होते हैं बच्चों, सहायक होते हैं। अब एटीपी ही बच्चों, एटीपी टूट रहा है और उससे ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है, मतलब एटीपी के टूटने से ही क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है बच्चों, ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए जो एटीपी होता है बच्चों, उसको कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इस एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है आपको, पूछा जाता है कई बार। अतः एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी, इंग्लिश में अगर कहें तो क्या बोलेंगे, इसको एनर्जी करेंसी कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो ये एटीपी जो है बच्चों, इसका उपयोग ऊर्जा मुद्रा या फिर एनर्जी करेंसी के रूप में किया जाता है, या एटीपी को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ही ऊर्जा जो है हमारे शरीर के अंदर संश्लेषित होती है, और जहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां एटीपी का परिवहन होता है, वो एटीपी टूटता है और उससे क्या होती है बच्चों, ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए,
एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यकता प्रक्रियाओं में क्या बच्चों उसका उपयोग किया जाता है। मतलब ये ऊर्जा होती है इसका बहुत सारी प्रक्रियाओं के अंदर उपयोग में लिया जाता है। इसको श्वसन के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में उपयुक्त होते हैं। ठीक है, और ये जो कार्बनिक पदार्थ होती है एटीपी जो है बच्चों, ये जो है दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए जो है पूर्वगामी के रूप में या प्रीकर्सर के रूप में बच्चों काम आते हैं। इससे आगे दूसरे अणु भी बनाए जा सकते हैं। मतलब जो भी कार्बनिक पदार्थ बनेंगे श्वसन के दौरान, ठीक है, बहुत सारे चरण होंगे, तो इन चरणों में बनने वाले कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं बच्चों दूसरे पदार्थों के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी की तरह या फिर प्रीकर्सर की तरह यहां पर क्या करते हैं बच्चों काम करते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं बच्चों कि पादपों में श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो देखिए पादपों में श्वसन जो है प्रक्रिया कैसे चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये आता है बच्चों मन में कि क्या पादप भी श्वसन करते हैं। ठीक है भाई, जंतु तो श्वसन करते हैं, दिखता है वो तो, ठीक है, अपन श्वसन करते हैं, लेकिन क्या पादप भी श्वसन करते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों हाँ, पादप जो है श्वसन करते हैं, और श्वसन चाहे जंतुओं में हो चाहे पादपों में हो, श्वसन क्या होता है समान प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन जो है ग्रहण की जाती है और CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बच्चों वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो सेम प्रक्रिया होती है चाहे पादप हो चाहे जंतु हो। ठीक है, लेकिन पादपों में क्या होता है, अगर दिन के समय बच्चों ये श्वसन की प्रक्रिया हो रही है तो ये CO2 बाहर जो निकलनी होती है उसको प्रकाश संश्लेषण में ही क्या कर लिया जाता है, यूज में ले लिया जाता है, और उससे भोजन का निर्माण कर दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों पादप भी श्वसन करते हैं और उनमें भी अपनी तरह ही है, वहां पे वो ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और CO2 बाहर की ओर छोड़ेंगे। रात के समय कोई प्रकाश नहीं होता, इसलिए जो है पादपों के नीचे जो है वहां पे क्या होती है, उस टाइम पे CO2 वो मुक्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका कारण क्या है कि वहां पर उस समय क्या होता है बच्चों, CO2 की अधिकता वहां पर हो जाती है। ठीक है, तो पादपों में श्वसन की प्रक्रिया बच्चों निरंतर चलती रहती है। वायुमंडल से ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और CO2 मुक्त करते हैं, प्राणियों की तरह बिल्कुल। ठीक है, इनमें भी ऑक्सीजन ये ग्रहण करते हैं श्वसन के दौरान और CO2 बाहर मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो निकलती है बच्चों दिन के समय, तो एक और क्वेश्चन आ गया अपने मन में कि भाई जो ऑक्सीजन निकलती है दिन के समय वो कहां से आती है। ठीक है, तो हम बच्चों इसका उत्तर पिछले अध्याय के अंदर जान चुके हैं कि ये ऑक्सीजन जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलती है, न कि श्वसन के दौरान। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों, वायुमंडल से ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। अतः इस कारण पादपों में ऐसी व्यवस्था होती है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो, और वो क्या होती है बच्चों, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके द्वारा ऑक्सीजन जो है यहाँ पर वो छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय विनिमय हेतु विशिष्ट अंग जो है क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, उपस्थित नहीं होते। ठीक है, अपने में जैसे श्वसन के लिए बच्चों क्या होते हैं, नासाद्वार होते हैं, फेफड़े होते हैं, वैसे पादपों के अंदर एक विशिष्ट अंग नहीं होते। और इसका कारण क्या है बच्चों, आगे देखते हैं। इसके अलावा जो है बच्चों यहाँ पे क्या होते हैं, वो अंग तो नहीं होते, लेकिन उनकी जगह पर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एक तो रंध्र पाए जाते हैं और साथ ही वात रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, एक तो रंध्र मिलेंगे आपको देखने के लिए, क्या मिलेंगे बच्चों, रंध्र, जिसकी संरचना हम पहले जान चुके हैं। इसमें देखिए ये रंध्र है, बीच में छिद्र है, ये रंध्र का। ठीक है, और इसके चारों ओर जो है सहायक कोशिकाएं लगी हुई है। ठीक है, तो ये रंध्र हो गया, चाहे वात रंध्र जो कि तने में पाए जाते हैं। रंध्र तो मेनली कहां पाए जाते हैं बच्चों, रंध्र तो मिलेंगे आपको पत्तियों के अंदर, और वात रंध्र जो है ये तने में पाए जाते हैं। ठीक है, वात रंध्र कहां मिलते हैं अपन को, तने के अंदर मिलते हैं, जबकि रंध्र देखने को कहां मिलेंगे, ये पत्तियों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहां मिलेंगे बच्चों, ये पत्तियों में देखने को हमें मिलेंगे, स्टोमेटा या रंध्र जो है। ठीक है, तो पादपों के अंदर प्राणियों की तरह विशिष्ट श्वसन अंग जो है वो नहीं पाए जाते, लेकिन वहां श्वसन हेतु दो चीजें मिलती है, एक तो रंध्र और दूसरा वात रंध्र। रंध्र सामान्यतः जो है पत्तियों में पाए जाते हैं, और वात रंध्र या लेंटिसेल जो होते हैं बच्चों वो मुख्यतः कहां पाए जाते हैं, तनों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, पौधों द्वारा बिना श्वसन अंग के श्वसन प्रक्रिया होती है। मतलब यहां पर श्वसन अंगों की कोई आवश्यकता नहीं होती, और ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसके कुछ कारण दिए हुए हैं। ठीक है, पहला कारण क्या है बच्चों, पादपों का प्रत्येक भाग स्वयं गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। ठीक है, तो पादप का जो हर भाग है, चाहे पत्ती हो, चाहे तना हो, चाहे कुछ और भाग हो बच्चों, वो सारे भाग जो है अपनी आवश्यकता का या ऑक्सीजन के आदान प्रदान का या गैसीय आदान प्रदान का बच्चों क्या है, आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। ठीक है, पादपों के लिए या पादपों के एक भाग से दूसरे भागों में
गैस का परिवहन अत्यधिक कम होता है, ठीक है। और पादपों में साथ ही क्या होता है बच्चों, वहां पे गैसीय परिवहन बहुत कम होगा। ऐसा बहुत कम देखा जाएगा कि भाई जो पत्ती है उससे गैसीय परिवहन कहां जा रहा है, फिर गैसीय परिवहन होकर तने में जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। वहां पे हर भाग के अंदर जो है रंध्र या वातरंध्र वहां पर देखने को मिलेंगे और वहां पे उसके द्वारा गैसीय आदान प्रदान की पूर्ति कर ली जाती है, ठीक है। दूसरा कारण देखिए बच्चों, पादपों में गैसों के आदान प्रदान की अधिक मांग वहां पर नहीं होती, ठीक है। वहां पे इतनी जरूरत नहीं होती कि भाई बार बार जो है वहां पे गैसीय आदान प्रदान करना है, ऑक्सीजन लेना है, CO2 छोड़ना है, या फिर CO2 लेना है, ऑक्सीजन छोड़ना है, ठीक है। तो यहां पर जो है ज्यादा गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं होती। पादप के विभिन्न भागों में मूल, तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी दर से होता है, ठीक है। और पादपों में अंदर जो ये श्वसन की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा धीमी दर से होती है अगर तुलना की जाए किससे, प्राणियों से, ठीक है। साथ ही बच्चों वहां पे केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पादपों के अंदर सर्वाधिक गैसीय आदान प्रदान किस समय होता है, तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होता है। कब होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। और हमें पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 की आवश्यकता होती है, तो CO2 को लेना पड़ेगा वायुमंडल से, तो वहां पे इस कारण जो है गैसीय आदान प्रदान ज्यादा होता है। और प्रकाश संश्लेषण से ही बच्चों वहां पर क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही वहां पर ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है, ठीक है। ऑक्सीजन तो क्या होती है, मुक्त होती है, और CO2 जो है वहां पर ग्रहण की जाती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही बच्चों वहां पे क्या होता है, सबसे ज्यादा आदान प्रदान गैसों का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक पत्ती जो है बच्चों इस प्रकार अनुकूलित होती है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान अपनी आवश्यकता का ध्यान वो क्या कर सके, स्वयं रख सके। और साथ ही जब पत्ती द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है तो ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या वहां पर नहीं होती, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि दिन के समय वहां पर ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित होती है, और वो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निर्मित हुई है उसकी वो क्या कर सकता है बच्चों, पूर्ति वहां पर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा कारण देखिए बच्चों, यहां पर बड़े स्थूल पादपों में, ठीक है, मतलब बड़े बड़े जो पादप होते हैं या एक जगह पर टिके हुए जो पादप है बच्चों जो कि परिपक्व हो चुके हैं, उन पादपों में क्या होता है, गैसें अधिक दूरी तक विस्तृत नहीं हो पाती है। इन स्थूल पादपों में या बड़े पादपों में क्या होता है बच्चों, गैसें अधिक दूर तक विस्तृत वहां पर नहीं होती है। और पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल क्या होता है बच्चों, पास स्थित होते हैं, ठीक है। तो सजीव कोशिका जो होती है बच्चों पादप की सतह के बिल्कुल क्या होती है, वहां पर पास में स्थित होती है। और तने में सजीव कोशिकाएं जो होती है छाल व छाल के नीचे पतली सतह के रूप में वहां पर व्यवस्थित होती है एवं छिद्र की उपस्थिति होती है, और जहां जिनको क्या कहते हैं, उन छिद्रों को हम वातरंध्र, ठीक है। तो तने में क्या पाए जाते हैं, वातरंध्र या फिर लेंटिसेल्स जहां पर वहां पर पाए जाते हैं, और यही गैसीय आदान प्रदान की वहां पर ध्यान रखते हैं, ठीक है। आंतरिक कोशिकाएं जो होती है बच्चों वो कैसी होती है, मृत होती है और यांत्रिक सहायता प्रदान करने में सहायक होती है, ठीक है। आंतरिक कोशिकाएं मृत होती है सामान्यतः, ठीक है, और वो यांत्रिक सहायता प्रदान करने में सहायता करती है। पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में होती है, ठीक है। ज्यादातर जो सतह होती है बच्चों वो कहां रहती है, वो हवा के संपर्क में रहती है पादप की, ठीक है। पेरेन्काइमा कोशिका के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जो कि वायु रिक्तिकाओं के परस्पर जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव हो पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेन्काइमी कोशिकाएं जो होती है बच्चों वो जुड़ करके एक जाल रूपी संरचना बना लेती है, जो कि डायग्राम द्वारा यहाँ पर समझा हुआ है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी जो है पेरेन्काइमी कोशिकाएं यहाँ पर जुड़ करके यहाँ पर जाल नुमा संरचना बना ली इनकी, ठीक है। और इनकी रिक्तिकाएं भी यहाँ पर देखिए, वायु रिक्तिकाएं भी आपस में यहाँ पर जुड़ी हुई है इन कोशिकाओं के द्वारा, इन पेरेन्काइमी कोशिकाओं के द्वारा। और यहाँ पर अंतर कोशिकीय अवकाश भी बीच बीच में इनको देखने को मिल रहा है, खाली स्थान मिल रहा है यहाँ पर। ये इनका क्या है, कोशिका द्रव्य हो गया, ये इनका केंद्रक हो गया, ठीक है। और साथ ही इनकी क्या है, कोशिका भित्ति भी देखने को मिलती है। तो ये पेरेन्काइमी कोशिकाएं जो होती है बच्चों ये जाल रूपी संरचना यहाँ पर बना लेती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, श्वसन प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं बच्चों उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होकर वो CO2, जल और साथ ही ऊर्जा मुक्त करते हैं, ठीक है। मतलब श्वसन के द्वारा बच्चों इन जो कार्बनिक जटिल पदार्थ जो होते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के द्वारा तीन चीजें याद रखनी है अपन को, एक तो वहां पर क्या होती है, CO2 मुक्त होती है, ठीक है। एक तो क्या होती है, CO2 मुक्त होती है, साथ ही वहां पर जल भी मुक्त होता है, क्या होता है, जल भी मुक्त होता है, और साथ ही वहां पर ऊर्जा भी मुक्त होती है। ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी श्वसन के दौरान, ठीक है। तो श्वसन के दौरान बच्चों कार्बनिक पदार्थों के या खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से CO2 गैस, साथ में जल और साथ में ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। और ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण
अपूर्ण ऑक्सीकरण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में CO2, H2O और साथ में ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है, और इसका सर्वाधिक भाग जो होता है ऊर्जा का वो ऊष्मा के रूप में जो है उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो तीन चीजें बताई हुई है कि श्वसन के दौरान CO2, जल और ऊर्जा जो है वहां पर उत्सर्जित होती है, और ये ऊर्जा जो होती है बच्चों किसके रूप में उत्सर्जित होती है? ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित यहां पर होती है। ठीक है, आगे देखिए, यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण में कर लिया जाता है। ठीक है, अगर ये ऊर्जा जो उत्पन्न हुई है बच्चों ये आवश्यक होता है तो इससे जो है दूसरे पदार्थ यहां पर बना लिए जाते हैं। अगर श्वसन समीकरण की बात करें बच्चों, इंपॉर्टेंट है, श्वसन समीकरण आपको याद रखनी है। ठीक है, तो श्वसन समीकरण में देखिए ग्लूकोज का एक अणु है और यहां पर 6 ऑक्सीजन के अणु जो है इससे क्रिया करते हैं, और इससे जो है 6 CO2 के अणु बाहर मुक्त होते हैं, साथ ही 6 जल के अणु बनते हैं, और साथ ही यहां पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा भी जो है उत्पन्न होती है। यहां पर ऑक्सीजन का प्रयोग हो रहा है बच्चों, तो ये कैसे प्रकार का श्वसन है? ये ऑक्सी श्वसन है या वायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो श्वसन की अभिक्रिया हमें याद रखनी है, जहां पे एक ग्लूकोज का अणु जो है वो 6 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ में क्रिया करके बच्चों क्या बनाता है? 6 CO2 के अणु, साथ ही 6 जल के अणु, और साथ ही बच्चों यहां पर अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न यहां पर होती है। ठीक है, तो ये श्वसन की समीकरण हो गई। इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार पूछ ली जाती है आपसे श्वसन की समीकरण। ठीक है, एक तरीके से कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये जो है किसका उल्टा है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उल्टा ही है, तो थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं अपन, लेकिन पूरा नहीं होता बच्चों। तो यहां पे क्या हो रहा है? वहां पे क्या होता है? वहां पे CO2 और जल के अणु जो है जुड़ करके, ठीक है, वहां पे CO2 और जल के अणु जो है जुड़ करके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। ठीक है, तो याद रख सकते हैं इससे। यहां पे क्या होता है? यहां पे कार्बोहाइड्रेट का एक अणु होता है, 6 जल के अणु होते हैं, और उससे जो है क्या बनते हैं? 6 CO2 के अणु, साथ में 6 जल के अणु, और साथ ही जो है ऊर्जा जो है वहां पर मुक्त होती है। ठीक है, आगे देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में ना होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में पूर्ण होता है। ठीक है, तो एक ग्लूकोज जो है सीधा ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से टूट गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में और उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, यहां पर क्या होते हैं? बहुत सारे चरण जो है होते हैं, जिसकी आगे बात हम करेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, कुछ चरण इतने बड़े कि उनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा ATP के संश्लेषण में उपयोग आ जाती है। ठीक है, मतलब कुछ चरण तो इतने बड़े होते हैं कि वहां पर ATP का संश्लेषण हो जाता है, और उस ATP के द्वारा अन्य पदार्थ जो है वो बना लिए जाते हैं उस ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं श्वसन के प्रकार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बच्चों? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन के प्रकार की बात करें तो ये ऑक्सीजन की उपलब्धता या अनुपलब्धता के आधार पर है। ठीक है, किस आधार पर बच्चों? ये ऑक्सीजन की उपलब्धता और ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के आधार पर श्वसन को 2 प्रकारों में बांटा गया है। अगर वहां पर जो है ऑक्सीजन उपस्थित है तो उसको बोलेंगे ऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा बच्चों तो उसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहा जाता है। यदि ऑक्सीजन वहां पर अनुपस्थित है तो उसे अनॉक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन जो है उसको कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लेते हैं बच्चों कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है और अनॉक्सी श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ दिया हुआ है बच्चों अपने ऑक्सी श्वसन और दूसरी तरफ दिया हुआ बच्चा है अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन की बात करें बच्चों तो ऑक्सीजन जो है इसकी उपस्थिति में अगर श्वसन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी श्वसन बोलेंगे। और अनॉक्सी में क्या होता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला बच्चों अनॉक्सी या फिर अवायवीय श्वसन होता है। दूसरी बात करें बच्चों, यहाँ पे ऑक्सी श्वसन में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? खाद्य पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण यहां पर हो जाता है। कहां पर? ऑक्सी श्वसन के अंदर। लेकिन अनॉक्सी श्वसन बच्चों ऐसा नहीं होता, वहां पर अपूर्ण जो है ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यहां पर पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, किसमें? अनॉक्सी श्वसन के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली उसको, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी का भी पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट CO2 व जल में विघटित होकर, ठीक है, यहां पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो CO2 और जल में टूटकर ऊर्जा मुक्त करती है, और ये ऊर्जा जो है अधिक मात्रा में मुक्त होती है। ऑक्सीजन के अंदर जो ऊर्जा निकलती है बच्चों वो अधिक मात्रा के अंदर होती है। कितनी होती है? लगभग 36 या 38 ATP। कितनी होती है बच्चों? लगभग 36 या फिर 38 ATP जो है ऑक्सीजन के अंदर ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण देखिए ऊर्जा इसका ऑक्सीजन का, जहां पे जो ग्लूकोज का अणु है उसके साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण के द्वारा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जल के अणु बन रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर ऊर्जा जो है मुक्त हो रही है। ठीक है, जबकि अनऑक्सीजन की बात करें बच्चों तो यहाँ पर सीधा जो है ग्लूकोज का अणु बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में सीधा ही जो है या तो एथेनॉल में टूट जाता है, या फिर यहाँ पर क्या बनता है? कार्बनिक अम्ल भी बन सकते हैं, जैसे कि मेलिक अम्ल। ठीक है, यहां पर क्या बनते हैं बच्चों? यहां पे उत्पाद की बात करें तो ग्लूकोज अणु के टूटने से या उसके विघटन से एक तो क्या बनेगा? यहां पर
एल्कोहल बन सकता है या फिर यहाँ पर कार्बनिक अम्ल जैसे कि मैलिक अम्ल का निर्माण हो सकता है। इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का अणु टूट रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और यहाँ पर इससे एथेनॉल के 2 अणु बन रहे हैं, साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त हो रही है और साथ में जो ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों, ये ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा जो है वो कम मात्रा में मुक्त होती है, किसके अंदर, अनोक्सी श्वसन के अंदर। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जबकि अनोक्सी श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है। ठीक है, इस ऑक्सी श्वसन का अन्य नाम की बात करें तो इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन का दूसरा नाम वायवीय श्वसन और अनोक्सी श्वसन का बच्चों इसको अवायवीय श्वसन भी बोलते हैं और इसको किण्वन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको फर्मेंटेशन या किण्वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन या किण्वन जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, अनोक्सी श्वसन ही होता है। ठीक है, आगे अंतर की बात करें तो ये ऑक्सीजन जो है बच्चों अधिकांश पौधों और अन्य जीवों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, पौधों और अन्य जीव जैसे कि अपना क्या हो गया, नील हरीश शैवाल हो गया, इनमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है। और अनॉक्सीजन की बात करें तो ये संग्रहित व अंकुरित होते हुए बीजों के अंदर, मांसल फलों के अंदर और अस्थायी रूप से अनॉक्सीजन जो है वहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो अंकुरित होते हुए बीजों और मांसल फलों के अंदर अनॉक्सीजन देखने को मिलता है। और कवकों और जीवाणुओं में एक क्या होती है, नियमित प्रक्रिया है, मतलब कवकों और जीवाणुओं के अंदर तो ये सामान्य रूप से देखा जाता है। जैसे कि बात करें कवक के अंदर यीस्ट, ठीक है, यीस्ट के अंदर इसी प्रकार का जो है श्वसन होता है, किण्वन होता है, उसके अंदर अनॉक्सीजन वहां पर पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें बच्चों तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, अर्थात ग्लूकोज का अणु जो है यहाँ पर किसमें टूट जाता है, पायरुवेट में टूट जाता है, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटने से, इस ग्लूकोज के अणु के टूटने से बच्चों एक तो CO2 गैस उत्पन्न होती है, साथ यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा, देखिए 36 ATP यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, तो अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ यहाँ पर श्वसन के द्वारा या कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा बच्चों यहाँ पर जल के अणु भी क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों ऑक्सीजन दिया हुआ है, इधर अनॉक्सीजन जो है बताया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का एक अणु है जिसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हो रहा है बच्चों, ये टूट रहा है, विघटन हो रहा है और इससे क्या बन रहा है, लैक्टिक अम्ल बन रहा है। और साथ यहाँ पर देखिए बहुत कम मात्रा में ऊर्जा जो है यहाँ पर उत्पन्न हो रही है और ये जो है प्रक्रिया कहां होती है, साइटोसोल के अंदर होती है या फिर कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अनॉक्सीजन की प्रक्रिया जो होती है बच्चों वो कहां होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर होती है और ऑक्सीजन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य और साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर जो है ये देखी जाती है। ठीक है, तो इस भाग के अंदर हमने क्या पढ़ा बच्चों, श्वसन की एक तो सामान्य जानकारी की बात की अपन ने कि पादपों में श्वसन किस प्रकार से होता है और पादपों में श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो पादप भी बिल्कुल बच्चों श्वसन करते हैं, उनमें भी जो अहरित भाग होते हैं, हरित भाग में तो क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हो गया। ठीक है, और अहरित भाग जो होते हैं बच्चों वहां पे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोज्य पदार्थ बने थे उनका परिवहन होता है, फिर श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उन कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा का संश्लेषण जो है एटीपी के रूप में कर लिया जाता है। और जहां पर जिस अंग में जो है या अहरित भाग हो या हरित भाग हो, जहां भी जरूरत होती है वो एटीपी वहां पर परिवहन कर दिए जाते हैं और वहां पर टूट करके ऊर्जा उत्पन्न वहां पर कर देते हैं। तो बिल्कुल बच्चों पादपों में भी क्या होती है, श्वसन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और पादपों में श्वसन की बात करें तो वहां पर विशिष्ट श्वसनांग वहां पर नहीं होते हैं जैसे कि प्राणियों में पाए जाते हैं, वहां पर रंध्र या वात रंध्रों के द्वारा क्या होता है बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, दूसरा हमने जाना बच्चों ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, ऑक्सीजन की उपलब्धता या अनुपलब्धता के आधार पर बच्चों श्वसन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो उसको कहेंगे अपन, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन होगा तो उसे हम ऑक्सी श्वसन कहेंगे, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर होगा तो उसे हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सी श्वसन जो होता है बच्चों उसमें ग्लूकोज के अणु का या कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण दहन होता है जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन में बच्चों वहां पर ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होती है तो अपूर्ण ऑक्सीकरण उसका होता है और उसके द्वारा कम ऊर्जा की वहां पर क्या होती है, उत्सर्जित होती है वहां पर कम ऊर्जा। ठीक है, और इसके साथ ही बच्चों जो अनॉक्सी श्वसन होता है उसको किण्वन भी कहा जाता है, अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है, जबकि ऑक्सी श्वसन को बच्चों हम क्या कहते हैं, उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया जो होती है साइटोसोल या कोशिका द्रव्य में होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया बच्चों कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों आपको कितना समझ में आया है कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि कोशिकाओं में जटिल अणुओं के कार्बन कार्बन आबंध, ठीक है, जटिल अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट जो हो गया बच्चों वहां पे क्या मिलता है, कार्बन कार्बन आबंध वहां पर देखने को मिलते हैं। तो उन कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना क्या कहलाता है, वहां पे कहलाता है बच्चों
बताइए क्या प्रकाश संश्लेषण कहलाता है? नहीं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा मुक्त थोड़ी होती है, प्रकाश संश्लेषण में तो ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या करना पड़ता है बच्चों? ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, और ऊर्जा जब देंगे तब जाकर के वहां पर क्या होगा? भोजन का निर्माण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होगा। क्या श्वसन? बिल्कुल बच्चों, इसको क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, जहां पे कार्बन कार्बन आबंध जो है बच्चों वो टूटता है और इसके टूटने से बच्चों एटीपी या ऊर्जा का यहां पर क्या होता है? निर्माण होता है। तो इसको क्या कहेंगे अपन? श्वसन। क्या अब दोनों? तो बिल्कुल बच्चों, अब तो दो हो ही नहीं सकता यहाँ पर। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो होता ही नहीं, उसमें तो ऊर्जा देनी पड़ती है अपन को। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर हो गया बच्चों? श्वसन हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। श्वसन के दौरान ही कार्बन कार्बन आबंध बच्चों टूटते हैं और उससे ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन अपना, निम्न में से श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयोग आ सकता है। ठीक है, अपन ने जाना था कि वे खाद्य पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है और जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है बच्चों, उन जो खाद्य पदार्थ होते हैं बच्चों, उनको क्या कहते हैं हम? उन खाद्य पदार्थों को क्या कहा जाता है? श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। ठीक है, अब ये श्वसनीय क्रियाधार के रूप में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में सामान्यतः तो क्या उपयोग में होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, सामान्य तो क्या उपयोग में लिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट वहां पर जो है उपयोग में लिया जाता है। लेकिन मान लो वहां पर कार्बोहाइड्रेट क्या है अगर अनुपस्थित हो, तो इस कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में वहां पर वसा का उपयोग ले लिया जाता है। और मान लो वसा भी वहां पर खत्म हो चुकी है बच्चों, तो फिर उसके अनुपस्थिति में प्रोटीन का उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन का भी उपयोग हो सकता है श्वसनीय क्रियाधार के रूप में, कार्बनिक अम्ल का भी हो सकता है बच्चों, और वसा का भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों क्या है बच्चों? अपने आंसर हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये जो है श्वसनीय क्रियाधार के रूप में इन सभी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है अपना, ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन से, ठीक है, कितने? ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, तो अपने बच्चों श्वसन की प्रक्रिया देखी थी, जिसमें क्या हो रहा था? ग्लूकोज का अणु जो था वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा था? एक तो CO2 के अंदर, ठीक है, और साथ ही वहां पे क्या बन रहे थे? जल के अणु भी बन रहे थे, और जल के अणु के साथ साथ बच्चों वहां पर ऊर्जा भी बन रही थी। ठीक है, क्या बन रही थी? ऊर्जा। ठीक है, तो वहां पर CO2 भी मुक्त होती है, वहां पर जल के अणु भी मुक्त होते हैं, और वहां पर ऊर्जा भी मुक्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, अगर तीनों दे रखे तो तीनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो केवल CO2, तो CO2 भी होती है, केवल CO2 नहीं होगी बच्चों। यहाँ पर केवल H2O, तो ये भी नहीं होगा। केवल ऊर्जा नहीं बच्चों, तीनों होता है, वहां पर CO2 भी होती है, जल भी होता है, ऊर्जा भी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? CO2, जल व ऊर्जा। तो किसी भी कार्बनिक पदार्थों के ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या क्या मुक्त होते हैं? एक तो CO2 गैस मुक्त होती है, साथ में जल, और साथ में ऊर्जा भी वहां पर क्या होती है बच्चों? मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, खालिस्तान। तने में सजीव कोशिकाएं छाल व छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित एवं छिद्र की उपस्थिति होती है। ठीक है, अगर तने की बात करें बच्चों, तो तने में सबसे बाहर की तरफ तो क्या होती है? इस प्रकार वहां पर छाल देखने को मिलती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों? छाल देखने को मिलती है। ठीक है, और इन छाल के बीच में बच्चों छोटे छोटे क्या होते हैं? इस प्रकार से रंध्र वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्या मिलेंगे बच्चों? रंध्र देखने को मिलेंगे, और इन रंध्रों को या इन छिद्रों को, ठीक है, छिद्र देखने को मिलेंगे, और इन छिद्रों को बच्चों क्या कहा जाता है? वात रंध्र कहा जाता है। ठीक है, इन छिद्रों को क्या कहते हैं बच्चों? इन छिद्रों को वात रंध्र कहा जाता है। लेंटिसेल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे लेंटिसेल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में इसे लेंटिसेल्स कहा जाता है। तो क्या हो गई है? वात रंध्र। ठीक है, आंसर क्या हो गया अपना? इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? वात रंध्र कहते हैं। ठीक है, इन छिद्रों को बच्चों क्या कहा जाता है? वात रंध्र कह दिया जाता है। तो तने में सामान्यतः वात रंध्र मिलते हैं। और अगर यहाँ पे क्या पूछ लेता बच्चों? अगर पत्ती पूछ लेता, क्या पूछ लेता बच्चों? पत्ती, तो पत्ती के अंदर सामान्यतः क्या देखने को मिलते हैं? रंध्र या फिर स्टोमेटा वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पत्ती में तो याद रखना है स्टोमेटा या रंध्र होते हैं, और अगर तने का पूछ लिया जाए बच्चों, छाल के नीचे वहां पर क्या होते हैं? छोटे छिद्र होते हैं, और उन सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है? वात रंध्र या फिर लेंटिसेल्स उनको कह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, पादपों में केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का, ठीक है, गैसों का विनिमय अत्यधिक होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण बच्चों क्या होता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? CO2 और साथ में जल का यूज करके बच्चों किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और साथ ही क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बच्चों? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। वहां पे किसका निर्माण होता है? भोजन का निर्माण होता है।
ठीक है, और साथ में वहां पर जल के अणु मुक्त होते हैं और साथ ही वहां पर ऑक्सीजन के भी जो है अणु मुक्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन और CO2, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो आदान प्रदान हो रहा है वहां पे CO2 की आवश्यकता है, तो वायुमंडल से CO2 भी ली जाएगी उस दौरान, और वहां पर O2 जो है मुक्त हो रही है तो उसको बाहर की ओर जो है मुक्त भी किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आदान प्रदान अगर होता है पादप के अंदर तो वो कब होता है, वो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। बिल्कुल क्या है, अपना सत्य कथन है। ठीक है, तो आज के इस भाग में बच्चों हमने एक तो बात की श्वसन की सामान्य जानकारी के बारे में कि पादपों में श्वसन किस प्रकार होता है, और साथ ही जो है श्वसन के प्रकार भी जाने हमने, जो कि 2 प्रकार हमने देखे, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, तो आशा है बच्चों ये पूरी चीजें जो है आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। एक बार इसको वापस से रिपीट कर लीजिएगा ताकि और ज्यादा अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आने लगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।